आज पढ़ के आए हो? Yes. We are doing Rise of Nationalism in Europe and we were on conservative backlash. We have already discussed conservative backlash. आपको याद है? And you can switch on your camera so that the class remains interactive. Okay? तो कंजर्वेटिव्स किस टाइप का चेंज प्रेफर करते थे? Conservatives preferred what kind of change? Have you studied? I don't think so you have studied. How can you not remember अगर पढ़ा था? Conservatives gradual change seekers थे. And they opposed quick change. क्विक चेंज नहीं सपोर्ट करते थे, ग्रेजुअल और स्लो चेंज प्रेफर करते थे. अकॉर्डिंग टू देम सारे ट्रेडिशन, सारी कस्टम्स बुरे नहीं थे, तो कुछ रिटेन रहने चाहिए और धीरे धीरे चेंजेस लाने चाहिए. मोनार्क्स रियलाइज साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड सम लिबरल कंसेशन. मतलब कि मोनार्क्स को ये चीज का रियलाइजेशन हुआ कि रेवोल्यूशन के बीच में भी कुछ कुछ रेवोल्यूशन के बीच में लिबरल्स को कुछ कुछ चीजें देते रहना चाहिए. मतलब कुछ चेंजेस ठीक है बट सारे नहीं. एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स सर्वडम एबॉलिश्ड इन हैब्सबर्ग एम्पायर एंड रशिया हंगरी एंड रशिया हंगरी ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन 1867. सर्वडम मतलब स्लेवरी. स्लेवरी नहीं पता आपको? आप स्लेवरी, डू यू नो व्हाट स्लेवरी मीन्स? ओके, किसी से काम कराना, मतलब अपने अंडर रख के और उसको पैसे नहीं देना, मतलब अपना गुलाम बना के रखना, लाइक दैट. सो सर्वडम अबॉलिश हुई थी हैब्सबर्ग एम्पायर और रशिया से. हंगरी को ऑटोनॉमी मिली थी 1867 में. सो कंजर्वेटिव्स क्विक चेंज को प्रेफर नहीं करते थे, स्लो चेंज. और इसके बाद जो हम देखेंगे, अब जो नेशनलिज्म आया, जस्ट सेकेंड, आई थिंक ऊपर कुछ रहा है, विमेन इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, इकोनॉमिक, यहाँ से था एक्चुअली. 1848 ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस. हमने सिलिसियन वीवर्स, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, पॉलिश, मतलब पोलैंड में ये जगह थी. यहाँ पे वीवर्स को जब उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनकी वेजेस कम कर दी गई थी, तो इन्होंने भी अपराइजिंग यानी प्रोटेस्ट करी थी. एंड ये हम कर चुके थे उस टाइम सोसाइटी में. 1830s में बहुत सारी इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी, लोगों के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स, क्राइसिस फेस कर रहे थे. तो 1848, मतलब ये जो पूरा पीरियड था प्रॉब्लम से भरा हुआ था. एंड अल्टीमेटली ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस. डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स जो थे वो अपने लिए रेवोल्यूशन के थ्रू किंगडम्स हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल वेज ऑफ गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जिसको हम कहेंगे, उसकी मांग करने लगे. और ये हम किस में देखते हैं? इकोनॉमिक क्राइसिस थे, यानी फूड शॉर्टेजेस थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, जिसकी वजह से पेरिस के लोग सड़कों पे आ गए. लिबरल डिमांड्स, मिडिल क्लासेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि मोनार्क के पास सारे रूल्स हो या मोनार्क के पास सारे राइट्स हो और राइट्स बाय प्रिविलेजेस हों, बर्थ राइट्स हों, कि आप जहां पैदा हुए उस हिसाब से आपको राइट्स मिलेंगे, वो नहीं होना चाहिए. नेशनल एस्पिरेशंस, इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स एंड चेक डिमांडेड नेशन स्टेट्स. बेसिकली ये पहले एक नेशन के फॉर्म में नहीं थे, बट इनको भी, बिकॉज वी आर स्टडिंग ना राइज ऑफ नेशनलिज्म, कैसे नेशनलिज्म, और हमने नेशनलिज्म की डेफिनेशन देखी है, कॉमन चीजें होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए. यूनिटी आप तभी रीच कर पाओगे जब कुछ कॉमन चीजें होंगी, कॉमन हिस्ट्री रही होगी, कॉमन फ्यूचर आप देख रहे होगे, कॉमन लैंग्वेज होगी, एथनिसिटी होगी, कल्चर होगा. तो उन सब बेसिस पे अब ये लोग भी एक नेशन डिमांड करने लगे थे अपने लिए.
लेकिन एफर्ट सारे सक्सेसफुल नहीं रहे थे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मीटिंग जो थी, इसका एम था जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, बट इट फेल्ड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या और ये 1849 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कंडक्ट हुई थी, बट इट फेल्ड to form a constitution, to make a constitution for Germany. 831 elected representatives drafted constitution for German nations, but वो success नहीं हुआ था। Okay, failed to achieve goals. Prussian king rejected parliament. Ultimately Prussian king ने रिजेक्ट कर दी थी ये पार्लियामेंट की डिमांड्स। ओके, सो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करी थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली जो किंग है वो पास करेगा कि हाँ ये लॉ बन गया, ये नहीं बना, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं उसको पास किया। सो ये सारी सिचुएशंस थी उस टाइम 1848 के अराउंड। विमेन इन रेवोल्यूशन हम लास्ट में भी देख सकते हैं। अभी विमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, है ना। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इन्होंने भाग लिया, सब में लिया, बट इनके एसोसिएशंस भी बनी थी, एज वी हैव सी। लुई ऑटो पेटर्स फाउंडेड विमेन्स जर्नल आर्ग्यूइंग लिबर्टी इज इनडिविजिबल, मतलब लिबर्टी इनसेपरेबल है, हमसे हमारी आजादी कोई नहीं छीन सकता, स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता, फ्रीडम कोई नहीं छीन सकता। फ्री मैन मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री, मतलब आदमी तो फ्री हो गए हैं, मेन फ्री हैं, विमेन को भी फ्री होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर फ्री यू डोंट वांट कि आपके आसपास सारे अनफ्री हों, इसका मतलब वो है। बट उसके बावजूद, इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होने के बावजूद इनको राइट्स नहीं मिले थे। विमेन वर डिनाइड सफरेज राइट्स इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस। व्हाट डज सफरेज राइट्स मीन? सफरेज मीन्स, सफरेज राइट्स मीन जो उनके साथ बुरा हो रहा था वो। व्हाट? सफरेज राइट्स मीन्स वोटिंग राइट्स, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। दे वर फाइटिंग फॉर देयर सफरेज राइट्स। यहाँ पे सफरेज का मतलब वो सफर वाला नहीं है, यहाँ पे सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट्स। ओके, एंड वुमेन सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, एलिगोरी के फॉर्म में, एलिगोरी, एलिगरी या एलिगोरी, इसका मतलब होता है कि वी हैव सीन मार्सेल्स या फिर जर्मेनिया, जो हम अभी आगे देखेंगे, सिंबलाइजिंग जर्मन नेशन, या मार्सेल सिंबलाइजिंग फ्रेंच नेशन। जैसे कि भारत माता एक फीमेल फिगरीन के रूप में हम इंडिया के मैप में देखने की कोशिश करते हैं ना, इंडिया को इमेजिन करते हैं भारत माता के रूप में, तो ऐसी जर्मेनिया, जर्मनी को इमेजिन करने के लिए, मार्सेल्स फ्रांस को इमेजिन करने के लिए। सो एलिगोरी मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एलिगोरी का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीज जो असलियत में नहीं है लेकिन आपने इमेजिनेशन में बनाई है। मतलब वी हैवंट सीन भारत माता ना एज सच, लेकिन एक इमेजिनेशन में बनाया है कि इंडिया को हम एक फीमेल फिगर से डिपिक्ट करते हैं। सो इस सेंस में समथिंग दैट इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म बट इन इमेजिनेटिव फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में नहीं है बट इमेजिनेटिव फॉर्म में है। ओके, तो इस फॉर्म में ही था। ज्यादा रिप्रेजेंट विमेन ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनको उतना रिवॉर्ड नहीं मिला, उतने राइट्स नहीं मिले, और वोटिंग राइट्स तो बहुत लेट मिले, लंबे समय तक डिनाई करे गए उनको वोटिंग राइट्स। एंड लुई ओटो पेटर्स, इन्होंने विमेन जर्नल फाउंड करी थी, एंड एलिगोरी के थ्रू, ALLEGORY, विमेन को डिपिक्ट किया, विमेन के थ्रू डिपिक्ट किया जाता था नेशंस को। देन कंजर्वेटिव बैकलैश, ये अभी हमने पढ़ा था। ओके, सो फाइनली नेशनलिज्म पहले लोगों द्वारा लाने की कोशिश हो रही थी, लोग जो है वो रेवोल्यूशन के थ्रू नेशनलिज्म को लाने की कोशिश कर रहे थे। बट इन 1948 नेशनलिज्म आफ्टर 1948 और उसके बाद जर्मनी में, इटली में,
या ब्रिटेन में जब हम देखेंगे नेशनलिज्म जो आया या उन कंट्रीज को बनाने की बात हुई, तो उसमें लोगों का रोल कम था और मिलिट्री रूलर्स या मिलिट्री ऑफिसर्स या फिर मोनार्क, उनका रोल ज्यादा था, एलिट्स का रोल ज्यादा था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कंजर्वेटिव्स चाहते थे चेंज हो लेकिन स्लोली हो, और जब इन कंजर्वेटिव्स के हाथ में पावर आई, दे रियलाइज कि कुछ कंसेशन तो हमें देने होंगे लोगों को, और वो किस रूप में, नेशन स्टेट बना के या कुछ राइट्स देके, सारे ना देके। ओके, सो नेशनलिज्म आफ्टर 1848 जो है शिफ्ट देखने की मिलती है। नेशनलिज्म मूव्ड अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन टुवर्ड्स स्टेट पावर, मतलब स्टेट, कोई मिलिट्री रूलर चला रहा है या फिर कोई किंग चला रहा है, तो अब वो बात करने लगे थोड़े थोड़े वो देने की, कंसेशंस देने की, थोड़े राइट्स देने की, किनको, लोगों को। कंजर्वेटिव लीडरशिप, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इंक्रीजिंगली लेड बाय कंजर्वेटिव एलिट्स रादर देन लिबरल्स। अब लिबरल्स का रोल कम हो गया था, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे देखा, और बढ़ गया था कंजर्वेटिव एलिट्स का, जो कि पावर होल्ड करते हैं, तो वो अपनी सारी पावर नहीं जाने देना चाहते, बट दे नो अगर हम अपनी कोई भी पावर नहीं छोड़ेंगे तो लोग रेवोल्यूशन ले आएंगे, तो रेवोल्यूशन से बचने के लिए हम थोड़े थोड़े चेंज लेके आते हैं, ग्रेजुअल चेंज, थोड़ा उनको देते हैं और ज्यादा अपने पास रखते हैं। उस तरीके से मिलिट्री पावर, आर्मी एंड स्टेट ब्यूरोक्रेसी बिकेम की इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, विच वील सी जर्मन यूनिफ। आप कुछ कह रहे हैं क्या? कौन सा वर्ड? इसी पेज पे स्टेट के ब्यूरोक्रेसी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो इलेक्टेड भी नहीं है लेकिन वो पावर होल्ड करते हैं, वो जो किंग है, किंग के साथ में जो बाकी मिनिस्टर्स होते थे, या फिर कह लीजिए जिनके पास, जैसे किंग तो, जैसे आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी आप समझते हो, आज वाली ब्यूरोक्रेसी, मैं आपको आज के एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्ट करते हैं, राइट, और उनके और बाकी जो नेता हैं उनको इलेक्ट करते हैं, लेकिन क्या सारे डिसीजंस वो लेते हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है सारे डिसीजंस लेने की। तो उसके लिए हमारे पास एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर के डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक डिसीजंस के लिए, रूरल डेवलपमेंट है, रूरल या गांव देहात के जगहों के डिसीजंस लेने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, पंचायत के। तो इनके अंदर जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जो एक्चुअल डिसीजन मेकर्स होते हैं या सलाहकार होते हैं, किनके, जो लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको जो सलाह देते हैं वो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो इलेक्ट करके नहीं आई, एग्जाम के थ्रू आई है या सिलेक्ट होके आई है, लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं करा, बट वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सलाह देते हैं, एंड फाइनली फिर पॉलिसी बनती है, ब्यूरोक्रेसी। ओके, वो होते हैं आर्म ऑफिसर्स हो गए, आर्मी ऑफिसर्स या सिविल ऑफिसर्स हो गए, इन दैट सेंस दे बिकेम की इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। So we are coming on to German unification, Prussian leadership. Prussia took leadership of German unification after failed liberal revolution of 1848. 1848 में क्या हुआ था? अभी हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा जस्ट पीछे कुछ के पीछे कुछ पेजेस में, नहीं याद आ रहा? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली वो फेल हो गया क्योंकि प्रूशियन किंग ने परमिशन नहीं दी, उसको स्थगित कर दिया। तो बिस्मार्क्स वॉर, 3 wars over 7 years against Austria, Denmark and France led to Prussian victory. Otto von Bismarck, okay? ये 1864 में, then we have 1866 Austro-Prussian war and France. This is in 1870-71.
तो 3 वॉर हुए, 1864 डेनमार्क के साथ, 1866 ऑस्ट्रिया के साथ, और 1870 और 71 फ्रांस के साथ। एंड ये जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर था, कौन सा, मतलब फ्रांस को हम फ्रैंको बोल रहे हैं। जैसे इंडिया को, अगर इंडिया के रिलेशनशिप की बात हो रही है किसी और कंट्री के साथ, तो हम बोल देते हैं इंडो पाक रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, और अदरवाइज देयर इज इंडो इंडो सीनो रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडो यूएस रिलेशंस, इंडिया यूएसए रिलेशन। तो हम इंडिया को इंडो लिख देते हैं, ऐसे ही फ्रांस को फ्रैंको। फ्रैंको प्रूशियन वॉर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1870-71 में हुआ। इट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो विच वॉर प्रिसीडेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब कौन सा वॉर हुआ जिसके जस्ट बाद जर्मनी यूनिफाई हो। यूनिफिकेशन मतलब हाँ, मतलब यूनाइटेड हुई, यूनिफाई हो गई, एक हो गई। पहले बटे हुए थे, पहले लोगों में कोई एकता नहीं थी, बट अब सब एक हो गए जर्मन नेशनलिज्म के अंडर। सो फ्रैंको प्रूशियन वॉर प्रिसीडेड द फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी, या फिर फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी वाज आफ्टर फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870-71 का। दिस लेड टू दी व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी। ओके, तो ये पूछा जाता है, विच what preceded formation of Germany, Franco-Prussian War, या what after what Germany was unified, after which war Germany was unified, Franco-Prussian War, फ्रांस और प्रूशिया के बीच में जो वॉर था। जर्मन एम्पायर 1871 में प्रूशियन किंग विलियम वन प्रोक्लेम जर्मन एम्परर एट वर्सेल्स, ठीक है। और उसके बाद 1870-71 वॉर में जब विक्ट्री हो गई, तो जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग विलियम वन प्रोक्लेम जर्मन एम्परर एट वर्सेल्स। वर्सेल्स में इनको जर्मनी का एम्परर घोषित किया। मॉडर्नाइजेशन, न्यू स्टेट मॉडर्नाइज करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स थ्रू आउट जर्मनी। ओके, और इसमें जो मेजर रोल था वो किसका था, he was the face of German unification. He was a military ruler, okay? और इनकी एक पॉलिसी थी, कौन सी पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ओके, ओटो वॉन बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ओके, हु, किसकी थी ये पॉलिसी, नहीं, ओटो वॉन बिस्मार्क की। ओटो वॉन बिस्मार्क जनरल थे, मिलिट्री जनरल, जिन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन के लिए लड़ाइयां लड़ी, मेन लीडर थे। और जब जर्मनी यूनिफाई हुआ तो किंग घोषित करा गया, किंग विलियम वन को। ओके, सो वी, जैसे हमने पढ़ा कि 1848 के बाद जो यूनिफिकेशन हुई है वो मिलिट्री लेड, मोनार्क्स लेड, इन सबके एलिट्स के द्वारा, इन सब के द्वारा हुई है। ओके, एनी डाउट। और इनको मोनार्की को सपोर्ट कौन करता था, लार्ज लैंड ओनर्स, जिनको जंकर्स भी बोला जाता था। जंकर्स, मैं लिख के बता रही हूं, जंकर्स, लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया। They also supported the king, और इसी उससे किंग जीते अल्टीमेटली। ओके, क्या जंकर्स कौन थे,
एंड व्हाट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? किस इवेंट के बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ? किसके बाद? आपने क्या बोला अभी? ब्लड आयरन पॉलिसी कौन लेके आया? और लेकिन आपने सही कहा, ऑटो वन बिस्मार्क लेके आए, लेकिन मैंने आपको बताया था फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बाद, वो लास्ट वॉर था जिसके बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ। कौन से वॉर? फ्रैंको प्रूशियन वॉर। अभी तो मैंने आपको बताया कि फ्रैंको जैसे इंडो पाक, इंडो सीनो, इंडो यूएस, इंडिया की शॉर्ट फॉर्म, तो ऐसी फ्रैंको फ्रांस की शॉर्ट फॉर्म। फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870-71 में हुआ, उसके बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ। और उसके अलावा दो और वॉर्स हुए थे, एक ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ सबसे पहले हुआ था कौन से ईयर में? 1864 में। और 1866 में हुआ था किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। एंड 1870-71 में हुआ था फ्रांस के साथ, जिसके बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ। किस इवेंट के बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ? किस इवेंट के बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ? बताओ। राघव, आप क्लास में हो? तो अभी मैंने आपको बताया फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ, फिर भी आप मुझे आंसर नहीं कर रहे हो, क्यों? आयु मेंट जी क्या कह रहे हैं? ओके, माइक ऑफ था, अब माइक ऑन रखिएगा। एंड आई हैव टोल्ड यू, इफ पॉसिबल प्लीज कीप योर वीडियो ऑन सो दैट द क्लास रिमेन्स इंटरेक्टिव। इटालियन यूनिफिकेशन, फ्रेगमेंटेड इटली, इटली डिवाइडेड था, ये हमने बताया था 7 स्टेट्स में। एक ही थी सार्डिनिया पीडमोंट, जो कि इटालियन हाउस से रूल हो रही थी, मतलब जो रूलर थे सार्डिनिया पीडमोंट के, वो इटालियन रूट्स के थे। बाकी 7 स्टेट्स जो थी वो फैली हुई थी, फ्रेगमेंटेड थी, उनमें कोई एकता नहीं थी। तो कैवर, चीफ मिनिस्टर कैवर engineered diplomatic alliance with France to defeat Austria in 1859। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लिखा है, आपकी बुक में शायद प्राइम मिनिस्टर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट। ओके, कैवर, कैवर एक इंपॉर्टेंट नेम है, किसमें, किस किस उसमें? जी, इटालियन यूनिफिकेशन, प्लीज बी प्रेजेंट इन द क्लास। इटालियन यूनिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इटालियन यूनिफिकेशन में कैवर का एक बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने फ्रेंच अलायंसेस के थ्रू, डिप्लोमेटिक अलायंस मतलब साठ गांठ, मतलब कि इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज, मतलब दूसरी कंट्री के साथ टाइज कैसे हैं उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज, वर्ल्ड रिलेशंस कैसे हैं उस तरीके से। तो डिप्लोमेसी के थ्रू उन्होंने डिफीट किया था ऑस्ट्रिया को। डिप्लोमेसी किसके साथ करके? फ्रांस के साथ 1859 में। किसने? कैवर ने। कैवर इज एन इंपॉर्टेंट नेम इन द यूनिफिकेशन ऑफ विच कंट्री? इटली, इटली की यूनिफिकेशन में। सो इटली में हमें कैवर नेम देखने को मिलता है। जिन्होंने फ्रेंच डिप्लोमेसी, फ्रांस के साथ डिप्लोमेसी करते हुए ऑस्ट्रिया को हराने में हेल्प करी 1859 में। सो थ्रू डिप्लोमेटिक मींस फ्रांस ने अपनी यूनिफिकेशन ली, और साथ में थोड़े मिलिट्री एक्शन के थ्रू भी। देन दूसरा नाम जो है वो है जिसेप्पे माज़ीनी, और तीसरा नाम है जिसेप्पे गारिबाल्डी।
ये हमने पढ़े थे जुसेप्पे माज़ीनी। सीक्रेट सोसाइटीज जब बनी थी तो इन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, कहाँ पे? जुसेप्पे माज़ीनी, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। सेकेंड, मैं इसको फ्रेश लिख देती हूँ क्योंकि आई डोंट नो इफ इट विल बी, इज इट विजिबल? वेट अ सेकेंड। जुसेप्पे माज़ीनी, NI, यंग इटली इन मार्सेल्स, और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न। ये जुसेप्पे माज़ीनी ने बनाई थी, नॉट जुसेप्पे गारिबाल्डी। जुसेप्पे गारिबाल्डी की कैंपेन्स, जो उनके साथ वॉलंटियर्स थे, उनको रेड शर्ट्स भी बोला जाता है क्योंकि ये लाल रंग की शर्ट पहन के लड़ाई लड़ने जाते थे, तो इसलिए। Giuseppe Garibaldi led volunteers into South Italy, winning support of local peasants, and finally एक unified Italy बना। विक्टर इमानुएल टू, वहां पे किंग विलियम वन बने थे जर्मनी के किंग, यहाँ पे विक्टर इमानुएल टू बने थे यूनाइटेड इटली के किंग 1861 में। ओके, सो इटली यूनिफिकेशन में हमने किस किस लीडर के नाम देखे? कैवर, जिसेप्पे गारिबाल्डी, जिसेप्पे माज़ीनी। जिसेप्पे माज़ीनी ने यंग इटली इन मार्सेल्स और यंग यूरोप इन बर्न नाम की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। एंड जिसेप्पे गारिबाल्डी जो थे वो वॉलंटियर्स के साथ लीड करे वॉर लड़ने के लिए, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए साउथ इटली में। और इनको साथ में रेड शर्ट्स भी बोला जाता था बिकॉज ये लाल शर्ट पहन के लड़ाई करते थे, तो वो इनका एक सिंबल बन गया था, उनकी यूनिफॉर्म थी इन अ वे। ओके, so here also we see name of this Franco-Austrian war. अब कंफ्यूज मत होना, मैं इस पे एम्फेसिस के साथ बता रही हूँ। हमने जर्मनी की यूनिफिकेशन में 3 पढ़े थे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। इन 3 के साथ लड़ाई हुई और उसके बाद जर्मनी एक हो गया। और सबसे लास्ट वाली जो लड़ाई थी वो थी फ्रांस के साथ, जर्मनी की फ्रैंको प्रूशियन वॉर। उसके बाद जर्मनी यूनिफाई हुआ, राइट। तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर से हम जर्मनी की यूनिफिकेशन देखते हैं, FP। और यहाँ पे इटली की यूनिफिकेशन हम देख रहे हैं, फ्रैंको ऑस्ट्रियन वॉर। फ्रैंको ऑस्ट्रियन, कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे FP है। जर्मनी की यूनिफिकेशन में फ्रैंको प्रूशियन वॉर, इटली की यूनिफिकेशन में फ्रैंको ऑस्ट्रियन वॉर, FA है। ओके, 1859 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आई एम फोकसिंग। सो और हमने एक और चीज देखी, इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन में जो ये दोनों कंट्रीज बनी, इसमें क्या डिफरेंसेस थे, आप बता सकते हो? जी बताओ। वॉर, और रिलेशन मतलब? वॉर, जर्मनी के किस वॉर के बाद जर्मनी बना? क्या फ्रैंको? या तो आप कॉन्फिडेंटली बोलो, फ्रैंको प्रूशियन वॉर। अभी ये MCQ टेस्ट में भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इस पे बार बार फोकस कर रही हूँ। फ्रैंको प्रूशियन वॉर, FP से जर्मनी बना था, FA फ्रैंको ऑस्ट्रियन वॉर से इटली बना था। एंड इसमें ये भी हम डिफरेंस देखते हैं,
कि जर्मनी की यूनिफिकेशन में मिलिट्री वॉर्स के थ्रू ही जर्मनी बना, 3 वॉर, डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, देन फ्रांस के साथ। लेकिन इटली की यूनिफिकेशन में वॉर, एक तो वॉर हुई फ्रैंको ऑस्ट्रियन वॉर FA, एंड उसके अलावा डिप्लोमैटिक अलायंस के थ्रू। सो इटली की यूनिफिकेशन में डिप्लोमैटिक अलायंसेस एंड वॉर दोनों का रोल था। डिप्लोमैटिक अलायंस सीएम कैवर ने किसके साथ करी? फ्रांस के साथ, और मिलके ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। जर्मनी के केस में मिलिट्री वॉर से, इटली के केस में मिलिट्री वॉर प्लस डिप्लोमैटिक अलायंस। फॉरेन रिलेशंस, जिनोआ में बॉर्न हुए थे जिसेप्पे माज़िनी। जिनोआ नाम की जगह में जिसेप्पे माज़िनी बॉर्न हुए थे। कार्बोनारी इनकी एसोसिएशन थी। कार्बन और नारी, नारी मतलब स्त्री, फीमेल। कार्बन मतलब कार्बन जो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट एंड देन ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन नारी, इसको मिला दो, कार्बन नारी। ये एसोसिएशन किसने बनाई? जिसेप्पे माज़िनी। आपको जैसे प्रोनाउंस करना ठीक लगे आप वैसे करो, माज़िनी बोल दो, मुझे पता तो लगे कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। ओके, आप स्पेलिंग बोल दो, एटलीस्ट आई शुड नो कि आपको याद है। और जिसेप्पे गारिबाल्डी, वो भी अपने वॉलेंटियर्स लेके साउथ इटली में वो घुसे थे और वहां पे लोकल सपोर्ट के साथ जीते थे। ठीक है, ये मिलिट्री साइड में थे, मतलब लड़ाई के फॉर्म में। जिसेप्पे माज़िनी सोशल सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू उन्होंने लीड किया था, एंड अल्टीमेटली इटली यूनिफाई हुआ। विक्टर इमैनुअल टू जो है वो इटली के लीडर बने। और वहां के कौन बने थे जर्मनी के? किंग विलियम वन जर्मनी के बने थे। विक्टर इमैनुअल टू किसके बने? इटली के। देन गारिबाल्डी रेवोल्यूशनरी हीरो, अर्ली लाइफ, ये born to a family in postal trade. Garibaldi was a sailor in the merchant navy. Led the famous expedition of the 1000 to South Italy in 1860 with volunteers known as Red Shirts. हमने पढ़ा ये लाल कपड़े पहन के लड़ाई करते थे, लाल टी शर्ट पहन के, रेड शर्ट सॉरी, तो इसलिए इनका नाम रेड शर्ट पड़ा। माज़िनी, उन्होंने यंग इटली इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न नाम की एसोसिएशन बनाई जिसेप्पे माज़िनी ने। 1833 इन्होंने ज्वाइन किया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड वाज एक्साइल्ड टू साउथ अमेरिका। फाइनल यूनिफिकेशन अटेम्प्टेड टू कैप्चर रोम फ्रॉम पैपल स्टेट्स इन 1867, फाइनली अचीव्ड इन 1870 एंड 1861 में यूनाइटेड इटली के विक्टर इमैनुअल टू को माना गया था। ब्रिटेन का थोड़ा डिफरेंट पाथ था क्या लेने में, अपनी फ्रीडम तो नहीं कहेंगे बट अपने आप को यूनिफाई करने में। ओके, किसका 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 डिफरेंट था थोड़ा? व्हाट? किसका डिफरेंट था? ब्रिटेन का थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश एथनिसिटी के लोग भी थे, वेल्श भी थे, स्कॉटिश एथनिसिटी के भी थे, स्कॉटिश हो गए, एंड आयरिश भी थे। तो इतनी सारी एथनिसिटीज होने की वजह से इनको एक करना थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफरेंट आइलैंड्स पे ये लोग बसे हुए थे, लेकिन इन सब में जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिश थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे अच्छे तरीके से जो आया था, सबसे पहले जो आया था वो ब्रिटेन में आया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन के पास तो पैसा आ गया था, वेल्थ आ गई थी, और वो पैसे के दम पर, पैसे के बेसिस पे ब्रिटेन ने इन सब को धीरे धीरे
दबा दिया, ओवर पावर कर दिया, इनके ऊपर ये आ गया ब्रिटेन। एंड ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू ब्रिटिश नेशन स्टेट्स फॉर्म थ्रू लॉन्ग प्रोसेस, नॉट सडन रेवोल्यूशन। ब्रिटेन के केस में वाज देयर अ सडन रेवोल्यूशन टू फॉर्म ब्रिटेन? नो, इट वाज थ्रू लॉन्ग प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। एंड 1688 में ब्रिटिश मोनार्क से पावर ले ली थी इंग्लिश पार्लियामेंट ने। ठीक है, प्लीज याद रखने की कोशिश करें। कोई डाउट? एनी डाउट? ओके, 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर ले ली थी मोनार्क से। ओके, एंड एक्ट ऑफ यूनियन 1707 यूनाइटेड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड विद इंग्लिश मेंबर्स डोमिनेटिंग पार्लियामेंट। मतलब इंग्लैंड इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड मिलके बन गया यूनाइटेड किंगडम। और ये किसके थ्रू हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ओके, 1707। और आयरलैंड भी बटा हुआ था प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में। तो प्रोटेस्टेंट्स को ब्रिटिश ने सपोर्ट किया, ब्रिटेन ने सपोर्ट किया। एंड अल्टीमेटली आज जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो ब्रिटेन के अंडर आता है। आयरलैंड, जैसे ये पूरा अगर आयरलैंड है तो इसमें से जो नॉर्दर्न हिस्सा है यहाँ ब्रिटेन है, क्योंकि आइलैंड स्टेट्स हैं ये। सो इतना पोर्शन, इतना कुछ पोर्शन ब्रिटेन के अंडर है। ये वाला नॉर्दर्न आयरलैंड, और रिमेनिंग जो है वो आयरलैंड कहलाता है। कौन सी जगह बटी हुई थी प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में? आयरलैंड। और 1801 में जो है आयरलैंड को फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट करा गया था यूके में। 1801। ओके, आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट करा गया था यूके में। एंड एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू स्कॉटलैंड को करा गया इंग्लैंड में। और कल्चरल सप्रेशन, स्कॉटिश हाईलैंडर्स फॉरबिडन टू स्पीक गैलिक। गैलिक स्कॉटिश लोगों की लैंग्वेज, जो बोलने से उनको मना कर दिया गया। उनके नेशनल ड्रेसेस जो थे, कॉस्ट्यूम जो थे, वो पहनने से मना कर दिया गया। तो यूके, ब्रिटेन की यूनिफिकेशन कोई वॉर के थ्रू नहीं हुई, ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू हुई। उसमें बहुत सारे थे, स्कॉटिश थे, वेल्श थे, इंग्लिश थे, आयरिश थे, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, सबसे ज्यादा वेल्दी थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उनके हाथ में पैसा दे दिया था। इसलिए वो इन सब पे धीरे धीरे, जो स्कॉटिश एथनिसिटी के हुए या वेल्श एथनिसिटी के हुए या आयरिश एथनिसिटी के हुए, इन सब पे वो पावरफुल हो गए थे। ओके, एंड अल्टीमेटली उन सब पे अपना क्या, अपना रूल स्थापित करते चले गए। अल्टीमेटली इंग्लैंड बन गया था। एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू किसको लिया था? अभी पढ़ा, बताएं। एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू ब्रिटेन ने किसको इंक्लूड किया था अपने अंडर? आयरलैंड को। स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड को किया था ना। और आयरलैंड को 1801 में अपने अंडर लिया था। और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में आया था, जिसके थ्रू स्कॉटलैंड इंग्लैंड का, ब्रिटेन का पार्ट बना था।
एंड फिर विजुअलाइजिंग द नेशन, ये हमने देखा मरियन जो फीमेल एलिगोरी, एलिगोरी मतलब क्या था, मैंने बताया था अभी, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, आर यू देयर? स्क्रीन नहीं आ रही? एलिगोरी, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है बट एक आइडिया इमेजिनेशन के फॉर्म में है। सो फीमेल एलिगोरी रिप्रेजेंटिंग फ्रांस, मरियन जर्मेनिया, ऐसे ही फीमेल एलिगोरी रिप्रेजेंटिंग जर्मनी, ब्रिटानिया रिप्रेजेंटिंग ब्रिटेन, फीमेल फिगर्स के थ्रू कंट्री को रिप्रेजेंट करना। सिंबल्स, ब्रोकन चेन्स बीइंग फ्रीड, ब्रेस्टप्लेट विद ईगल, crown of oak leaf, sword, olive branch, इन सब के थ्रू all these things represent Germania. The fallen Germania मतलब जब वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया था तो उस चीज को सिंबलाइज करते हुए। एंड लास्ट थिंग, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, अल्टीमेटली नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जो थी वो इंपेरियलिस्टिक फीलिंग्स में बदल चुकी थी। इंपेरियलिस्टिक मतलब जब हम दूसरे नेशन पे अपना राज स्थापित करना चाहें, लाइक ब्रिटेन इंडिया पे राज जब ब्रिटेन इंडिया पे जब रूल करना चाहेगा वो इंपेरियलिज्म की उसमें बदल गया। इनिशियली स्टार्ट नेशनलिज्म के उससे हुआ कि हम अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे, एक यूनिटी होगी, ये सब होगा, लेकिन अल्टीमेटली इंपेरियलिस्टिक पावर्स ये आपस में लड़ने लगी। बाल्कन इस मैप में, नो नॉट देयर। बाल्कन रीजन जो था वो साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप में था। जैसे अगर ये यूरोप है सपोजिटली, तो इसका जो साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट के रीजन में कुछ कंट्रीज पड़ती थी, सॉरी रीजन था बाल्कन रीजन। इसमें रोमानिया, अल्बेनिया, नीचे आई थिंक मेंशन भी है, या रोमानिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, मॉन्टेनेग्रो, ग्रीस, क्रोशिया, सर्बिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, ये सब आते हैं। और इन सबको जहाँ के लोगों को बोलते थे स्लाव्स, क्या बोलते थे? स्लैव्स। डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ स्लेव्स, स्लेव्स नहीं बोलते थे। स्लेव्स मतलब हो जाता है गुलाम, जिनको गुलाम मतलब जो गुलामी करते हैं, गुलाम, ये नहीं, ये बोलते थे स्लैव्स। किन लोगों को बोलते थे स्लैव्स? जो बाल्कन रीजन में रहते थे। बाल्कन रीजन में ये सारे आते थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, उसके अलावा क्रोशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, ये सारे ओटोमन एम्पायर जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ तो वैसे वैसे ये लोग, ये रीजन्स जो थे ये डिसइंटेग्रेट होते गए ओटोमन एम्पायर से। और फिर वहां पे एक लीडरशिप वैक्यूम हो गया कि अब इन रीजन्स पे कौन राज करेगा। और ये आपस में भी लड़ रहे थे कि, क्योंकि इन्होंने भी देखा था हमारे आसपास की कंट्रीज में नेशनलिज्म आ गया, सबको अपनी राइट्स पता है, अपनी एथनिसिटीज पता है, उसके लिए वो साथ में खड़े हो रहे हैं। तो ये सब भी आपस में कि हम अपने रीजन पे रूल करेंगे, हम अपने रीजन पे उस तरीके से। लेकिन इनके अलावा जो कुछ वो कंट्रीज थी, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, उन सब के मन में भी आ गया था कि हम इन रीजन्स पे राज करेंगे। सो इंपेरियलिस्टिक भावनाएं हो गई, दूसरे कंट्री पे जाके राज करना। competing nationalism, Slavic nationality struggled for independence often with conflicting territorial claims, मतलब इनकी टेरिटरी ढंग से बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। कमिंग बैक हियर, changing character, late 19th century से nationalism became narrow and intolerant, losing liberal democratic ideals। मतलब अब उनका एम ये नहीं था कि हमें गवर्नमेंट बाय रिप्रेजेंटेशन ये सब चाहिए, बट हमें अब दूसरी स्टेट्स, दूसरे रीजन्स पे जाके अपना रूल स्थापित करना है, अपनी राज वहां पे बनाना है।
imperial ambitions, European powers manipulated nationalist aspirations of subject peoples to further imperial aims. यहाँ पे subject people in a way स्लैव्स हो गए, ठीक है, जो ऑलरेडी अपनी यूनिफिकेशन अचीव कर चुकी थी, अब वो इन रीजन्स पे जो बाल्कन एरिया था उस पे कौन रूल करेगा, क्योंकि ओटोमन एम्पायर डिसइंटेग्रेट हुआ, ये सारा बाल्कन एरिया ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था, जब वो हट गया तो अब यहाँ कौन लीड करेगा, एक वैक्यूम हो गया, खालीपन हो गया, अब उसको कौन भरेगा। कभी वहां के लोग कह रहे थे हम ही रूल करेंगे, कभी ये जो दूसरी कंट्रीज थी जो यूनिफाई हो चुकी थी ये कहती हम करेंगी, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैड दी पावर, दे हैड दी वेल्थ। तो उस सेंस में अब नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म का रूप ले चुका था। नेशनल प्राइड, इंपेरियल कॉन्केस्ट बिकेम सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड एज शोन इन ब्रिटिश एम्पायर सेलिब्रेशंस। मतलब कि अब नेशनलिज्म, नेशन, अपने नेशन के प्रति प्यार को और कैसे जताने का तरीका हुआ कि दूसरे जगह पे अपना रूल स्थापित कर लो, उसको इन्वेड कर लो, तो ये प्राइड की बात हो गई। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे जब इन्वेड किया तो क्या ये प्राउड की बात थी उनके लिए? दे थॉट सो कि हमने इनको ओवर पावर कर दिया। सो लाइक दैट नेशनल प्राइड पहले हम किससे देखते थे? क्विक क्विक जल्दी बताओ। नेशनल प्राइड के सिंबल्स क्या थे? पहले हम नेशन को किससे देखते थे? फ्लैग से देखते थे, पोएम से देखते थे, जर्मेनिया, मार्सेल जो हमने पढ़े उनसे देखते थे, फीमेल एलिगोरी। लेकिन अब अगर आप किसी कंट्री पे अपना राज स्थापित कर रहे हो, इन्वेड कर रहे हो, उससे भी नेशनल प्राइड होने लगा। और ग्रेट पावर राइवलरी यही थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड जो पहले यूनिफाई हो चुकी थी या अपनी इंडिपेंडेंस अचीव कर चुकी थी, वो इन सारे रीजन्स, बाल्कन रीजन पे कौन राज करेगा उसके लिए आपस में लड़ने लगे थे। Anti-imperial nationalism, colonial resistance, countries colonized by European powers began opposing imperial domination. National unity, anti-imperial movements forged collective national unity in confrontation of imperialism. Unique adaptations, each society developed its own specific variety of nationalism, not copying European models. मतलब इन जिन कंट्रीज पे धीरे धीरे इन्होंने अपना रूल स्थापित किया, तो वो कंट्रीज अपने डिफरेंट वे से अपने आप को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, जैसे हमने भी इंडिपेंडेंस लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करे ना, 200 साल बाद जाके इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो उस तरीके से नेशनल यूनिटी के वो सिंबल्स होने लगे कि कैसे हम ये जो बाहरी ताकतें हम पे आके राज कर रही हैं उनको हटाएं। तो उस चीज को भी नेशनल यूनिटी, नेशनलिज्म से जोड़ के देखा जाने लगा। जिसेपे माज़िनी किसकी, कौन सी कंट्री की यूनिफिकेशन में काम आए? क्विकली आंसर। इटली। देन जिस काउंट कमिलो दे कैवर, कैवर कौन सी कंट्री के में? कैवर फ्रांस, जर्मनी। कैवर इटली के में थे। कैवर ने फ्रांस के साथ क्या करी थी? डिप्लोमेटिक अलायंस करी थी, और किसको हराया था? ऑस्ट्रिया को। ठीक है, जिसेपे माज़िनी, कैवर, जिसेपे गैरिबाल्डी, ये सब इटली की यूनिफिकेशन में थे। जर्मनी की यूनिफिकेशन में थे ओटो वॉन बिस्मार्क, जिनकी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी थी, और लुई फिलिप फ्रांस के केस में थे। एंड वी आर डन। इन नेक्स्ट क्लास वील बी डूइंग क्वेश्चंस, एंड आई वांट कि राघव आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के आओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर आप ही को करना होगा। ओके, एनी डाउट? ओके, प्लीज स्टडी वेल, हैव अ गुड डे।